नमस्कार। मैं इस पेशे में जिनके सामने बड़ा हुआ हूँ वो आज मेरे सामने हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके नाम के साथ शुरुआत करूँ। उमा सुधीर और टी.एस. सुधीर यहाँ इस हॉल में बैठे हैं। आप सभी का शुक्रिया। मैं हैरान हो रहा था कि इस दौर में वो कौन लोग हैं जो सुनना चाहते हैं। बोलने वाले को इतना गुमान हो गया है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। तो हम ये मान कर बैठे थे कि कोई सुनने वाला नहीं है, अब इस देश में सिर्फ बोलने वाला है। पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए और किसी को सुनने के लिए दिल्ली से बुलाया है, तो कोई बात होगी आप में। इतनी तो बात होगी कि आपको सुनने से डर नहीं लगता है, भले ही बोलने वाले को डर लगता हो। तो जब तक सुनने वाले नहीं डर रहे हैं तब तक खुल के बोलना चाहिए और ये अच्छा संकेत है। मुझे नहीं मालूम कि आप पहले भी सुनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन अभी आप जब सुनने के लिए तैयार हैं तो बोलने वालों को बोलना चाहिए। हम जिस दिल्ली से आए हैं वो आजकल दो तरह की बातें करती है कि हम डर के मारे बोलते नहीं हैं, और दूसरा कोई बोल देता है तो उससे जाकर ज़रूर पूछती है दिल्ली, तुम्हें बोलने से डर नहीं लगता है? तो ये माहौल है, तो हम ये एक यात्रा तय कर रहे हैं। दरअसल हमें सोचना चाहिए कि हमें डर क्यों लगता है। क्या किसी नेता से डर लग रहा है या सिस्टम से डर लग रहा है? सिस्टम से क्यों डर लग रहा है? क्या हमारे भीतर कोई राज है जिसके बाहर आ जाने से हम डर रहे हैं? हो सकता है हिंदुस्तान की जनता को जो सिस्टम मिला है और जिस तरह की नाइंसाफियां सिस्टम इस जनता पर थोपता है, मुमकिन है कि आप सबके कुछ राज हों जिसके डर से आप ना बोल रहे हों। लेकिन इसके बाद भी आप सब पर यह जवाबदारी है कि भारत के लोकतंत्र के लिए आप बोलेंगे। अगर आप भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं बोलेंगे तो आपके भीतर जो छोटे किसी अपराध का डर बैठा हुआ है, उससे बड़ा अपराध ये हो जाएगा कि आपने भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं बोला। तो अपने छोटे अपराध के लिए एक और बड़ा गुनाह करने से खुद को बचा लीजिए और पूछिए सवाल कि कब तक हम नेता का विकल्प नेता में ढूंढते रहेंगे, सिस्टम का विकल्प सिस्टम में कब ढूंढना शुरू करेंगे? थाना, जिसे हम सरकारी संस्थान कहते हैं, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, जिसे आजकल हम 3-4 वाइस चांसलर के चेहरे से जानते हैं, उनके अजीबोगरीब बयानों से जानते हैं। आप कोई भी इदारा ले लीजिए इस देश में, वो आपको अकेला करने के लिए, तोड़ देने के लिए सक्षम है। फर्जी मुकदमों में फंसा देना, वर्षों तक आपको अदालतों में टहलाना, और जीतने पर मीडिया एक दिन का जश्न बनाता है कि इंसाफ की जीत हुई है, लेकिन जो जीतता है वो दरअसल घर जाकर वर्षों तक फिर से कर्जा चुकाता है। तो बेहतर ये है कि हम नेता का विकल्प ना मांगे, हम सिस्टम का विकल्प मांगे, और एक ऐसा सिस्टम हो जो हमारे हाथ में रहे। सत्ता भले नेता के पास रहे लेकिन सिस्टम हमारे साथ रहे, वरना हम इस डर को कभी नहीं जीत सकते हैं। सिस्टम पर कब्जा करेगा नेता, मैनिपुलेट करेगा और वो आपको डराता रहेगा। इसके दो उदाहरण हैं। 29 सितंबर को मुंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि सोहराबुद्दीन केस में जो फर्जी एनकाउंटर है, उसमें जो बड़े अफसर, आईपीएस अफसर बरी हुए हैं ट्रायल कोर्ट से, उनके खिलाफ आप अपील कब करेंगे? ये खबर सरकार का प्रोपेगेंडा करने वाले एंकरों के सामने से नहीं गुजरी थी और ना गुजरेगी। अब सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है, मगर जो जूनियर अधिकारी, दरोगा स्तर के अधिकारी जो बरी हुए थे फर्जी एनकाउंटर के मामले में, उनके खिलाफ अपील की है।
लेकिन जो आईपीएस ऑफिसर बरी हुए हैं उनके खिलाफ अपील नहीं की। तो ये देश की सीबीआई के चश्मे के पास एक चश्मा है, उस चश्मे के 2 नंबर हैं। 1 नंबर के चश्मे से उसे ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट नजर आता है और 2 नंबर के चश्मे से उसे ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नजर आता है। दूसरा संजोग देखिए कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस जयंत पटेल को इस्तीफा देना पड़ता है, जिनका संबंध एक ऐसे फैसले से है जो वो गुजरात से संबंधित है, इशरत जहां के मामले से। उन्होंने इस मामले में फर्जी एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। असलियत क्या है वो जानते होंगे या दुनिया जाने, मगर ये संयोग बहुत खतरनाक है कि एक चीफ जस्टिस बनने लायक जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ता है और हम चुप रह जाते हैं। तो सिस्टम के लिए हम जब भी चुप रहेंगे अपने भीतर एक और डर का कमरा बनाएंगे। इसलिए अपने भीतर डर का अपार्टमेंट मत बनाइए, हिम्मत की बालकनी में आइए और जरा बोलिए। बोलना बहुत जरूरी है। इस ना बोलने के कारण जो समाज को और हमारे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। हम सबको एक मीडियाटाइज सोसाइटी से गवर्न किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। मीडियाटाइज सोसाइटी आप उसे समझ सकते हैं जहाँ दिन भर चैनल एक ही बात कर रहे हों, दिन भर अखबार वही बात कर रहे हों और सोशल मीडिया पर आईटी सेल वही बात कर रहा हो। अब ज़रा सा कोई बात अलग कीजिए, वो आपको आइसोलेट करने के लिए आ जाते हैं, डराते हैं, आपको धमकाते हैं। और नतीजा क्या होता है कि आप बोलना बंद कर देते हैं, आप एक कमज़ोर नागरिक में बदल जाते हैं। लेकिन जो नॉन मीडियाटाइज सोसाइटी है वो बहुत अलग है। आप उस समाज के भीतर जाके देखिए तो ना तो वो मुहर्रम के समय झगड़ता है, ना दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय झगड़ता है। उसे मालूम है कि ट्रेन में साथ चलना है तो वो एक दूसरे के साथ पराठे भी बांट कर खा लेता है और पूड़ियाँ भी बांट कर खा लेता है। लेकिन जो मीडियाटाइज सोसाइटी है, जिसके ज़रिए न्यूज़ एंकर रोज़ रात को डर का राष्ट्रीयकरण करता, हमारे देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये फियर का नेशनलाइजेशन करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बताते हैं कि अगर तोप यूनिवर्सिटी में नहीं लगा, टैंक नहीं लगा तो हमारे देश के बच्चों में राष्ट्रवाद नहीं आएगा। अगर टैंक से ही राष्ट्रवाद आना है तो पहले टैंक बनाओ भाई, गली गली में टैंक बनाओ, टैंक खाओ, टैंक पियो, टैंक ही सो जाओ, टैंक हो जाओ और राष्ट्रवादी बन जाओ। ये वो डर बांट रहा है आपके भीतर कि वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो देश बंट जाएगा। वो तरह तरह के ऐसे मुद्दों को लेकर आता है जिनका आपकी वास्तविकता से, वो वास्तविक हैं लेकिन आपकी रोजमर्रा की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, और आपके भीतर एक डर पैदा करता है। इसीलिए जो मीडियाटाइज्ड इंडिया है वो डरा हुआ इंडिया है, क्योंकि उसके पास आधी अधूरी सूचनाएं हैं और वो हमेशा आशंकाओं पर जीता है। जो नॉन मीडियाटाइज्ड इंडिया है वो डरा हुआ इंडिया नहीं है, वो आपको हमको जानता है। उसने देखा है कि जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं वहाँ हिंदू मुहर्रम का तजिया उठा लेते हैं, और जिस गांव में हिंदू का पंडाल है दुर्गा पूजा का, वहाँ जाकर मुसलमान सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार भी कर लेता है। तो हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं, ये नॉन मीडियाटाइज्ड हिंदुस्तान ही हमारी उम्मीद है। वो इस तरह से उम्मीद है कि वो रोज़ देख रहा है, वो रोज़ कुचला जा रहा है कि आपने जो दावे किए हैं वो उनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क ला रहा है। नहीं लाया तभी रेवाड़ी की लड़कियां जो 10वीं क्लास में पढ़ती थीं, जब उन्होंने देखा कि वो दूसरे स्कूल में जाने के लिए रास्ता तय करती हैं तो छेड़खानी का सामना करना पड़ता है, लड़कियां अनशन पर बैठ गईं। ये अनशन का अधिकार, नैतिक अधिकार किसी राजनीतिक दल ने, किसी न्यूज़ एंकर ने उन लड़कियों को नहीं दिया था, गांधी ने दिया था। बीएचयू की लड़कियां कई दशक से छेड़खानी, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना कर रही थीं, मगर वो नहीं बोल रही थीं। मगर इस साल की लड़कियों ने बोला, और जब बोला तो क्या हुआ?
जो नारा लगाते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और जब लड़कियों ने इस नारे को समझ लिया, अपना बना लिया कि हम बेटियां पढ़ेंगे भी और अपने आप को खुद ही बचा लेंगे, तो लाठी बरसाने लगे आप। तो जब बेटियां कहेंगी कि हम खुद पढ़ लेंगे, खुद बचा लेंगे, तो आप लाठी से पीटेंगे। और जब तक वो नारा लेकर पोस्टर चिपकाकर गांव गांव घूमते रहें, तो आप उसे कैंपेन बना देंगे। तो हमें यह चीज देखना पड़ेगा कि जो नॉन मीडियाटाइज सोसाइटी है वो नहीं डरता है। वो इसलिए कि वो रोज रात अपनी जिंदगी का फतवा मांगने के लिए, फतवा मतलब डायरेक्टिव, मतलब क्या करना है नहीं करना है, वो न्यूज़ एंकर के पास नहीं जाता। वो हिंदुस्तान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बीच में देख लेता है। मैं आ रहा हूँ, मैं गांधी जी के लिए आया हूँ, उनकी जयंती पर उन्हीं पर पहुँचूंगा धीरे धीरे। एक छोटा सा जिक्र यहाँ कर देना चाहता हूँ। आज भी एक एक्टर ने अपना अवार्ड वापस किया है, और जब अखलाक की हत्या के बाद अवार्ड वापसी का दौर हुआ था, वो दौर ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी अब किसी की भी मौत होती है तो आईटी सेल और हुकूमत के समर्थक कुछ सेलिब्रिटी खोजना शुरू करते हैं कि कहाँ गए वो अवार्ड वापस करने वाले, अब क्यों नहीं अवार्ड वापस कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो वापस कर दिए, अब उनके पास है नहीं जो वापस करेंगे दोबारा। आपने जो 3 साल में जिनको दिया है उनसे कहिए ना कि वापस करें। जिनके पास अभी बचा हुआ है वो वापस करेंगे ना। लेकिन इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि वो घटना तो बीत गई। जब वो घटना थी तब आपके सामने दोनों प्रकार के तथ्य थे। कितने किस मात्रा में थे वो आप जानते होंगे, कौन सा चैनल देखते हैं, कौन सा प्रोपेगेंडा आप कंज्यूम करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन समय के साथ आप भूल गए कि उसके फैक्ट्स क्या हैं। लेकिन जो उसका परसेप्शन है, इमेज है, वो कैरी कर रहा है अभी तक वो अवार्ड वापसी गैंग कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी उसकी? 30 अगस्त 2015 को एमएम कलबुर्गी की हत्या होती है और साहित्य अकादमी हत्या की निंदा नहीं करता है और शोक प्रस्ताव पास नहीं करता है। उसके खिलाफ लोगों ने अपना अवार्ड वापस किया था कि ये साहित्यकारों की कैसी संस्था है कि एक मारा जाए और निंदा भी ना करे। तो 5 सितंबर को उदय प्रकाश ने अपना अवार्ड लौटाया और इस बीच 40 लोग लौटा चुके। तब जाकर 23 अक्टूबर को या 23 सितंबर को साहित्य अकादमी निंदा करता है और शोक प्रस्ताव पास करता है। तो हमारा सवाल तब भी और अब भी क्या होना चाहिए कि साहित्य अकादमी एक व्यवस्था के रूप में ऐसा सिस्टम हो जिसकी निष्ठा लेखकों की रचना और उनकी जिंदगी के प्रति ज्यादा हो। देश में अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग काम इसीलिए तो दिया गया है ना, पर हम भूल गए क्योंकि हमारी नजरों के सामने से वो बेसिक क्वेश्चन, मूल सवाल फर्जी बिग क्वेश्चन के सामने छोटा कर दिया गया, गायब कर दिया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर किसी गैंग के नहीं थे, किसी अवार्ड वापसी गैंग के नहीं थे। जब आपातकाल लगा तो खुशवंत सिंह और भगत पूरन सिंह, जिन्होंने अमृतसर में एक बड़ा पिंगलवाड़ा बनाया है, विकलांग और अनाथ, शारीरिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, अक्षम लोग हैं, और अनाथ लोगों के लिए एक आश्रम बनाया उन्होंने और बड़ी उनकी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने अपना पद्म पुरस्कार वापस किया। फणीश्वरनाथ रेणु ने आपातकाल में अपना पद्म पुरस्कार वापस किया। ये लोग कौन थे? ये लोग किसी गैंग का हिस्सा नहीं थे, लोकतंत्र की छोटी सी इकाई थे। जब भी इन्हें लगा कि लोकतंत्र के बुनियादी आदर्शों पर कोई खतरा है, इन्होंने खुद को डर से आज़ाद किया, वो पुरस्कार लौटाकर। आप इन्हें गैंग बताकर अपराधियों की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं। आप बहुत चालाक हैं क्योंकि असली क्रिमिनल काम आप कर रहे हैं। ये आप चुनावी जीत से इस हकीकत को मिटा नहीं सकते। चुनाव जीतने से सत्य मिट जाता तो इस दुनिया में चुनाव के साथ सत्य और झूठ की बहस खत्म हो जाती। दोबारा चुनाव नहीं होता क्योंकि एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच
का जो वक्त होता है वो सत्य और झूठ के बीच संघर्ष का वक्त होता है। तो आप डरिए नहीं, उसके साथ लड़िए। और अगर आपको बहुत डर लगता है तो मैं नटवर लाल का एक गाना सुनाता हूँ, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाओ। इस गाने को घर जाकर सुनिएगा। पूरे गाने में आज के समय का डर का चित्रण है। म्यूजिक भी हुआ, घड़ी में 10 बज रहे थे, टन टन टन, जा रहा था आ रहा था, नहीं 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 जा रहा था, तो डरा हुआ है। अंत में कहता है खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मारकर शेर खा गया। तो बच्चा कहता है खा गया, पर तुम तो अभी जिंदा हो। तो उठ के कहता है कि अरे लल्लू, ये भी कोई जीना है, जीना भी जीना है, जीना में जीना है लल्लू। तो हमें पता है कि आप मरे नहीं हैं, आपको शेर अभी खाया नहीं है, इसलिए आप जिंदा हैं, तो बोलिए। और अगर आपको डर लगता है सबके सामने बोलने में, तो अकेले में बोलिए। फेसबुक पर बोलने में डर लगता है तो बाथरूम में बोलिए। अगर आपको ड्राइंग रूम में बोलने में डर लगता है तो किचन में जाकर बोलिए। अगर आपको बालकनी में बोलने से डर लगता है तो छत पर जाकर बोलिए। चौराहे पर बोलने में डर लगता है तो गली में जाकर बोलिए, मगर बोलिए। सरकार के सामने नहीं बोल सकते तो साहूकार के सामने बोलिए। सीबीआई के सामने नहीं बोल सकते तो आप पुलिस अधिकारी के सामने जाकर बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर बोलिए। अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आप बोलिए। आप हुकूमत बनाने वाले लोग हैं, अगर आप ही डरे हुए रहेंगे तो इस हुकूमत का कोई फायदा नहीं है। हम ये हुकूमत इसलिए चुनते हैं कि ये हुकूमत हमें बदले में एक आजाद जिंदगी, एक आत्मविश्वास और सम्मान से भरी जिंदगी देगा। इसलिए नहीं कि हमें रात के 10 बजे घड़ियों की टन टन बताकर हुआ करके डराएगा, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं। इसलिए बोलिए, बोलना बहुत ज़रूरी है। आईटी सेल के ट्रोल से मत डरिए। हमारी भाषा में जो हिंसा आई है उसके रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है कि इस भाषा में एक झूठ है, फरेब है, अफवाह है। और ये जो ट्रोल का लैंग्वेज जिसे राजनीतिक संरक्षण मिला है, इस भाषा ने हमें और कमज़ोर किया है। हमें नागरिक होने के जितने भी हमने जो संस्कार ग्रहण किए थे वो संस्कार हमसे छीन लिए हैं। हम डर गए हैं उससे, और इसे हम स्वीकार करते जा रहे हैं। जब तक हम इस ट्रोल के लैंग्वेज से, वो ट्रोल हमारे भीतर भी आ गया है, वो ट्रोल उनके यहाँ भी है जिनके साथ सत्ता का संरक्षण है, मगर वो ज़्यादा खतरनाक है जिनके साथ पावर है। उस ट्रोल की तुलना उसके जवाब में किए गए ट्रोल से आप नहीं कर सकते, लेकिन खराब दोनों है। अभी यशवंत सिन्हा ने एक लेख लिखा अर्थव्यवस्था के ऊपर, जवाब बेटे से दिलवाया गया। ये क्या था आपको पता है? ये ट्रोल है। बेटे से बाप का ट्रोल कराया गया। ये काम वही कर सकते हैं जिन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति की तमीज नहीं है। ये नचिकेता और वाजश्रवा का बहस नहीं चल रहा था। कोई और बोल सकता था, फिर उसके बाद बेटा भी बोल सकता था। लेकिन ये बहुत खराब है कि बेटे का इस्तेमाल किया आपने बाप को जवाब दिलाने के लिए। नहीं करना चाहिए था। ये है ट्रोल, डराना। बोलोगे तो तुम्हारी बीवी को खड़ा कर देंगे, तुम्हारे भाई को खड़ा कर देंगे, तुम्हारे किसी पुराने सहयोगी को खड़ा कर देंगे। इसे कहते हैं ट्रोल, सोशल ट्रोल। ये ट्रोल की जो संस्कृति है, बनावट है, वो आपके परिवारों में पहुंच रही है, और आप रोज अपने मुद्दों को छोड़कर, सिस्टम को सवाल करना छोड़कर आप एक दूसरे के प्रति ट्रोल बन रहे हैं। तो बचिएगा, क्योंकि ये ट्रोल बनना झूठ की बुनियाद पर है। क्योंकि जिसकी जवाबदेही थी जवाब देने की, उसे पहले देना चाहिए था। बेटे को बाप के सामने बाद में आना चाहिए था। ये हुआ आपके देश में। ये इसलिए हो रहा है कि हमने जनता होने की पहचान छोड़ दी है। हम जनता होने का चेहरा गंवा रहे हैं, अपने चेहरे पर नेता का मास्क लगा रहे हैं। कभी जब तक आप वोटर हैं, अपने चेहरे पर किसी भी नेता का मास्क मत लगाइएगा।
ये आपको तब समझ नहीं आया, आज भी नहीं समझ में आया और कल भी नहीं आएगा। तब भी मैं ये बात कहूँगा कि जब तक आप वोटर हैं अपने चेहरे पर किसी नेता का मास्क मत लगाइएगा, क्योंकि तब उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाता है कि वो जनता का चेहरा मिटा देता है और उसके चेहरे पर अपना चेहरा लगा देता है। लोकतंत्र में आपका वजूद तभी तक है सिस्टम के सामने जब तक आप जनता हैं, और जनता होने का जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर होने के पावर से भी ज़्यादा है। अपने इस पावर को इतनी आसानी से सरेंडर मत कीजिए। अभी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लक्ष्य हमें हासिल करने हैं, उनकी भी मदद कीजिए, प्राइम मिनिस्टर की भी मदद कीजिए, जहां ज़रूरत पड़े उनका भी साथ दीजिए, लेकिन किसी का चेहरा अपने चेहरे पर मत लगाइएगा। ये गलत हो जाएगा आपके हिसाब से। और इसका नुकसान देखिए क्या हो रहा है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि एनसीआर, हम जिस इलाके से आते हैं दिल्ली में, वहाँ हर रविवार को बिल्डरों से लुटे पिटे लोग, अच्छे खासे घरों के, जो मिडिल क्लास, जो समझते हैं कि हम टैक्स देते हैं और झंडा भी लहराते हैं क्रिकेट मैच के दौरान, उनका इस सिस्टम पर बहुत राइट है। लेकिन 2-3 साल से बहुत सीरियसली आंदोलन करने के बाद भी वो अपने आंदोलन से बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए। और जब कुछ दिन पहले उन्हें जंतर मंतर पर हवन भजन करते देखा तो मेरा दिल टूट गया। लोकतंत्र में आप हवन भजन करके किसका आह्वान कर रहे हैं? अंग्रेजों से ये डेमोक्रेसी हमने भजन हवन से नहीं हासिल की, 100 साल के संघर्ष से हासिल की है। ये उस 100 साल के संघर्ष की कसम है आप पर कि आप अपना कुछ भी इस लोकतंत्र में हासिल हवन और भजन से नहीं करेंगे, संघर्ष से करेंगे। तो जब उन्होंने अपने संघर्ष को सरेंडर किया, जनता होने के अधिकार और पहचान को सरेंडर किया, तो हवन भजन करने लगे। वही हाल सूरत के व्यापारियों का हुआ, जीएसटी से परेशान हैं। जैसे अभी निखिल बता रहे थे कि प्रदर्शन करने की जगहें कम हो रही हैं, जगह भी तो कम, जगहों के साथ साथ वो प्रदर्शन करने की आवाजें कम हो रही हैं। हाय हाय, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, ये तो सामान्य बात है। ये नेता ने अगर ऐसा नारा नहीं सुना तो नेता क्या हुआ? वो नेता ही नहीं हुआ इस देश में। लेकिन सूरत के व्यापारी मुर्दाबाद नारा नहीं लगा सके, हाय हाय नहीं कर सके, रोते रहे और वो भजन गा रहे थे, साईं भजन गा रहे थे। और मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि साईं भजन में वो क्या गा रहे थे। मैंने लोगों से पूछा कि क्यों आपकी लड़ाई का असर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं, हम आंदोलन कर रहे हैं लेकिन रवि साहब हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हम लोग सरकार हमें सेल्स टैक्स और आपका इनकम टैक्स छोड़कर हमें फंसा सकती है। तो इसके डर से वो लोग साईं भजन गाने लगे। और साईं भजन क्या था? कपड़ा व्यापारी कहता है दिल से, कपड़े से जीएसटी को हटाओ, दिल्ली वाले मोदी जी सुन लो, आया है दर पे कपड़ा व्यापारी। मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने उनसे कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। एक सज्जन तो गा रहे थे कि गैरों पे सितम, गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐ मोदी जी तू ये जुल्म ना कर। भाई, हम लोकतंत्र में हैं। अगर आपकी समस्या है तो आप अपने नारों को, आवाज को बुलंद कीजिए। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप इस तरह से लाखों की संख्या में जमा होकर, 20-20 हजार की संख्या में आप जमा हो रहे हैं और आप कह नहीं रहे हैं। जीएसटी की परेशानियों को अखबारों में देखिए, छोटी छोटी छपी हुई हैं। व्यापारी से मिलिए तो लगता है उसका सबसे बड़ा दुख जीएसटी है। भगवान कृष्ण भी आ जाएं तो वो मृत्यु और आत्मा के अमर होने का सवाल नहीं पूछेगा, पूछेगा कि भगवान बताइए जीएसटी से हमारा क्या होगा? 7 पुरखे बर्बाद होंगे या 7 पुरखे तर जाएंगे, बताइए। वो नहीं छप रहा है, कहीं भी खबर नहीं छप रही है। तो ये जो मीडिया है वो क्या हो गया है? वो जनता का हथियार नहीं है।
वो सरकार की दीवार है। आप सरकार तक आपकी आवाज को नहीं पहुंचने दे रही है। सरकार आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती, वो चाहती है कि वो सिर्फ अपनी आवाज अपना ही बात करती रहे। तो हमने ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि हम और आप जब भी दूसरे संघर्ष करने के लिए आते हैं, किसान हों, मजदूर हों, बेरोजगार हों, शिक्षक हों जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, तो हम उनकी परवाह नहीं करते। पुलिस वाले आते हैं, आराम से लाठियां उनके पीठ पर दाग जाते हैं, हम चिंता नहीं करते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के साथ हुआ, शहर को खड़ा हो जाना चाहिए था कि एक स्टूडेंट की बात है, आप उसका राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी आइडेंटिटी तलाश की जाने लगी, वो अलग कहानी है। तो हम उसकी चिंता नहीं करते। तो उन्हें पता है कि आप हमेशा चुप रहने वाले हैं, तो आपकी जब बारी आएगी तो कौन आपके साथ आएगा? क्योंकि जब आप मीडिया सरकार का सहारा लेकर बोलने वालों को 3 साल से डरा रहा था, बहुत से लोग मीडिया का साथ दे रहे थे, लेकिन वो इस साथ देने में भूल गए कि ये मीडिया एक दिन उनको भी डराएगा। इसीलिए हार कर कपड़ा व्यापारियों को यकीन नहीं है कि वो जब नारे बुलंद करेंगे तो नारों की गूंज टीवी चैनलों में गूंजेगी। एनसीआर के मिडिल क्लास जो ईएमआई और रेंट दे रहे हैं, गरीब हो गए, करते करते मर गए हैं वो लोग बेचारे। सोचिए, हर शनिवार रविवार को जाकर वो बैनर लेकर प्रदर्शन करते हैं, अखबार में छपता भी है मगर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब आप दूसरों के लिए चुप थे तो आपके लिए भी कोई नहीं बोलेगा, और अंत में आपको भी कुछ नहीं मिला, आप भी एक डरे हुए नागरिक समूह में बदल गए। और ये सारा कुछ आप बर्दाश्त कर रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े नहीं थे, आप सवाल के साथ खड़े नहीं थे। सत्य के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है, तरह तरह के सवाल, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो सत्य भगवान के पास हो या वो लोकतंत्र में हमारे सबसे बड़े नेता के पास हो, उस सत्य तक आप सिर्फ सवालों के जरिए ही पहुंच सकते हैं। और सवाल पूछने को लेकर जिस तरह से दबाया गया, कुचला गया, मजाक उड़ाया गया, लोग बहुत महीनों तक चुप रहे। अब उन्हें आदत हो गई है कि ये जो भी बोलेगा उसे ट्रोल करके उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसी आदत बनी रहे इसलिए आया फेक न्यूज़, झूठ। गांधी सत्य का प्रयोग करते थे, हमारा टेलीविज़न, हमारा अखबार आजकल झूठ के साथ प्रयोग करता है। पहली बार हुआ कि जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देकर गए तो 4 दिनों तक लोग फैक्ट चेकिंग करते रहे कि सही बोले कि नहीं बोले। ये अच्छी बात नहीं है, अटल जी के स्टाइल में ये अच्छी बात नहीं है। वियतनाम की तस्वीर लगाकर छत्तीसगढ़ का पुल बताते हैं, स्पेन मोरक्को की तस्वीर लगाकर आप बताते हैं भारतीय सीमाओं को प्रज्वलित कर दिया गया। आप कहीं और की तस्वीर लगा के कहते हैं कि हमने 50,000 किलोमीटर हाईवे को एलईडी से रोशन कर दिया है। इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? अच्छा किया कि आपने हटाया, माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो इसमें पैटर्न है कि आप लगातार झूठ के साथ प्रयोग कर रहे हैं। और ये झूठ के साथ प्रयोग क्या है आपको पता है? पहले लोग आंखों में धूल झोंकते थे, आजकल इमेज झोंकते हैं। तरह तरह के इमेज झोंके जाते हैं। बहुत कम जगहों पर स्वच्छता के नाम पर डस्टबिन लगी, कर्मचारी भर्ती किए गए, और जो मेन होल में जो लोग सर पे मैला उठाते हैं, नंगे बदन जाते हैं, मर जाते हैं, उनके कपड़े तक नहीं आए, लेकिन बैनर पोस्टर अभियान 10 तरह का लग गया, उसका क्रॉस चेकिंग नहीं हुआ। मगर इमेज है, अच्छा हो रहा है, अच्छा तो हो ही रहा है, उससे प्रभावित होकर बहुत लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन सिस्टम तो नहीं बना ना, सिस्टम नहीं बना। आपके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को सिस्टम का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जा सकता। वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट नहीं करता है। पर ये उसको वो तस्वीर गायब कर दी गई, इमेज झोंका जाता है, वो इमेज लगातार झोंका जा रहा है। इतिहास मिटाते मिटाते आप देखेंगे कि उस इमेज को झोंकने का एक नया उदाहरण मैं आपको देता हूं कि कुछ समय पहले कलकत्ता में था तो अखबार में एक ऐड छपता है पूरे ऐड में कि 70 साल हो गए आज़ादी को और हम अभी तक इस ट्रैफिक जाम से मुक्त नहीं हो पाए। कमाल है साहब। पिछले 20 साल में तो लोगों ने कारें खरीदनी शुरू की, पिछले 20 साल में सरकारों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑटोमोबाइल लॉबी के चक्कर में ख़त्म किया,
तो सब ने गाड़ियां खरीदी और सब ने सड़क को भर दिया, तो जाम लगा। वो 70 साल का जाम नहीं है, वो 70 साल की उपलब्धि का एक नकारात्मक परिणाम है कि चलना मुश्किल हो गया है। और ये दावा कौन कर रहा है? वो कंपनी जो टैक्सी चलाती है, जिसकी गाड़ियां जहां तहां पार्क हैं पब्लिक प्लेस पर और किसी की पार्किंग फीस नहीं देती है। पर चूंकि उसे पता है कि 70 साल वाला स्लोगन जो है, एक कामयाब स्लोगन है आज के दौर में, कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, तो ट्रैफिक जाम को भी 70 साल में मर दो। खुद ही अनैतिक है अपने आप में, लेकिन उसने आपकी आंखों पे एक इमेज झोंक दी। आपने मान लिया हाँ भाई 70 साल से हम ट्रैफिक जाम में हैं। आप भी मान लिया, हेलुसिनेशन हो गया सबको कि 70 साल से ट्रैफिक जाम में। भूल गए मतलब पिछले 50 साल का एक्सपीरियंस, वो सिनेमा में नया दौर में कि पूरी सड़क पर एक ही गाड़ी चली आ रही है। हमने वो तस्वीर नहीं देखी थी क्या? लेकिन ये टैक्सी कंपनी वाला बड़ा स्मार्ट निकला, वो सोचा कि सरकार से भी एकाकार हो जाते हैं, तो सरकार ब्रह्म में सब उसी में लीन हुए चले जा रहे हैं। तो कैसे चलेगा भाई? अध्यात्म को अध्यात्म की तरफ रखो और लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरफ रखेंगे ना। सूचना सही होनी चाहिए। अखबार में एक ऐड छपता है, उसमें हीरो बाइक का एक ऐड छपता है कि उसका अंग्रेजी का स्लोगन है, बड़ा मजेदार स्लोगन है, ये बताता हूं। उसमें एक नायक खड़ा है, कोई हीरो है आम आदमी जैसा, वो मिलिट्री के ड्रेस में, जो मॉल रोड पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर मिलता है, वो पहन के खड़ा है एक बच्चे के साथ, और लिखा है सैल्यूटिंग द हीरोज बिहाइंड द हीरोज। हाँ, अब बताइए इस हीरो, कौन से हीरो के पीछे कौन हीरो है? उसमें कुछ नहीं है, सेना के ड्रेस में हैं आप। चूंकि पता है दिन भर टीवी पे सेना चल रहा है, तो विज्ञापन भी सेना का बना दो और लिख दो कि सैल्यूटिंग द हीरोज बिहाइंड द हीरोज। इसका मतलब कुछ नहीं होता। क्या सेना हीरो बाइक बना रही है? क्या हीरो बाइक ने सेना का प्रदर्शन अच्छा कर दिया है? हमें तो मालूम नहीं कि सेना के जवान पल्सर पसंद करते हैं या हीरो पसंद करते हैं, मालूम नहीं है। लेकिन सेना का इमेज आपने इस्तेमाल कर लिया। नेशनलिज्म, देश प्रेम कंज्यूम करने का आइटम नहीं है दोस्तों। ये आटे की बोरी बेचने का जरिया नहीं है। ये अपने नागरिकों पर भरोसा करने का मंत्र है, जज्बा है। साबुन तेल बेचने का जज्बा नहीं है ये देश प्रेम जो टीवी ने फैलाया, चूंकि वो नकली देश प्रेम था, तो उसकी परिणति यही होनी थी कि उसके नाम से कुकर बिकना था, उसके नाम से साबुन तेल और हीरो बाइक बिकनी थी। एक और अपने बाबा रामदेव जी हैं, अच्छे हैं। मोदी जी मेक इन इंडिया चला रहे हैं, कह रहे हैं आओ भाई बाहर से हमारे यहाँ बनाओ। रामदेव जी का ऐड देखिए तो लगता है कि खड़े होकर यहीं सलामी मार दें। कह रहे हैं स्वदेशी, लग रहा है गांधी जी के बाद तो यही आए हैं। कह रहे हैं भगाओ सारी कंपनियों को यहाँ से। भगा कोई किसी को नहीं रहा है, लेकिन विज्ञापन चल रहा है। तो राष्ट्रवाद एक नया धूल बना दिया इन्होंने, जिसका इमेज लेकर आपकी आंखों में झोंका जा रहा है। तो प्लीज अपने देश को अपनी आंखों से देखिए। वो जो रात को एंकर आते हैं और आपको नेशनलिज्म का आधा पाठ पढ़ाते हैं, उनकी निगाह से मत देखिए। वो आपको इस देश की हकीकत से काट कर ले जा रहे हैं, एक ऐसे देश की दुनिया में जो है ही नहीं। हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक है। हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है तो क्या हुआ, हम धीरे भी चलते हैं तो गले मिलकर चलते हैं। हमें जल्दी जल्दी में एक दूसरे को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना। वो जो चिंता है कि सारी ट्रेन अच्छी हो जाए, वो बुलेट ट्रेन के खिलाफ चिंता नहीं है। वो चिंता ये है कि पहले सबका भला हो जाए ना, तो फिर कुछ लोगों के लिए कुछ ले आना। तो उन्होंने बुलेट ट्रेन का विरोध करने वालों को भी देशद्रोही बता दिया। 15,000 का टिकट खरीद के, जापान में लोग चलते हैं ओसाका से टोक्यो के बीच में 15,000 का टिकट खरीद के। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इमेज झोंका जा रहा है। कॉरपोरेट हमारा बड़ा कमाल का है, उसने पहले मीडिया को नेताओं के यहाँ पहुँचाया, नेताओं ने मीडिया को अपने पास रख लिया। अब कॉरपोरेट मीडिया तो खरीद लेता है, कई तरह के चैनल, लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहा है बेचारा। जीएसटी से परेशान है, उसका धंधा चौपट है, बैंकों के खून निकल रहे हैं, बह रहे हैं, वो घाटे में दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। क्या बात है भाई,
तुम भी डर गए? तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो। किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए? हमने डर में इतना निवेश नहीं देखा। जब डर प्रॉफिटेबल हो जाए तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका घाटा है, फायदा 2-4 लोगों का होता है। तो वो डर को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। और यही हो रहा है कि ना कॉरपोरेट बोल पा रहा है, ना जनता की आवाज पहुंच रही है, और लोग सड़कों पर अपने सवालों को लेकर खड़े हैं। शिक्षा मित्र रोज फोन करते हैं कि हम 1.25 लाख की संख्या में, हमारी आवाज कोई नहीं उठाता है। रोज रोते हैं बेचारे। और अब तो सुनने को आ रहा है कि मुझे ही चलता करने का इंतजाम कर लिया गया है। अभी व्हाट्सएप पे आया कि मैं फोन कर रहा हूं कि बरखा मैम मेरे लिए कोई नौकरी है। ये हंसने की बात नहीं है। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है। मैं गलत बोल सकता हूं, मैं खराब बोल सकता हूं, लेकिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो वो शर्म की बात है। आपने मुझे उठाकर कहीं फेंकने की कामना की है तो वो शर्म की बात है। ये गांधी के देश में कभी नहीं हो सकता था। जो गांधी अंग्रेजों से लड़ते थे मगर उसे भी शत्रु नहीं कहते थे। हम उस देश के हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे उस दिन। वो सबसे शर्मनाक दिन था जब मेरा फोटो तरह तरह से ट्विटर पर बनाकर चलाने लगा। किसी ने टीका लगा दिया, किसी ने गेरुआ लगा दिया। मैं पहनता हूं भाई गेरुआ, तुम पहनाओगे तो थोड़ी पहनूंगा। मैं पहनता हूं, लाखों लोग पहनते हैं गेरुआ इस देश में। क्या आप वो भी एक दिन टीवी चैनल से तय होगा कि सबको गेरुआ पहनना होगा? वो तो हम पहनते हैं अपने अपने पूजाओं में। और ये मजाक चल रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या एक अदना सा पत्रकार इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसे विस्थापित करने के लिए हुकूमत इतनी चालें चलेंगी? और क्या हम नहीं जानते कि कॉरपोरेट में टेक ओवर कैसे होता है? आपने दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ा? और क्या आप हमेशा ये होता रहा है इसीलिए होते रहने देंगे? होते रहने दीजिए। आपको लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप ही को पड़ेगा। फर्क आप ही को पड़ेगा जब आपकी आवाज पहुंचने के हर रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक को लिखा था कि अखबार आलोचना नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं यहाँ इस हॉल में आ रहा था तो किसी ने उसका टेक्स्ट मुझे व्हाट्सएप किया था कि अखबार अगर आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार की आलोचना कौन करेगा। सरकार की आलोचना करने पे बधाई मिलनी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी लोग नहीं करते हैं। 99% मीडिया एक गोदी मीडिया बन गया है। अब रोना रो रहा है कि जो 1% है वो भी गोदी मीडिया है। कमाल है साहब, कमाल है। सारा मीडिया खरीद के जेब में रख लो और दिन भर प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाते रहो और कहो कि गोदी मीडिया दूसरी तरफ भी है। तो नए नए तर्क गढ़े जा रहे हैं, आपकी आंखों में इमेज झोंके जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरा समय ख़त्म हो रहा होगा, लेकिन 2-4 बातें यही है कि लोकतंत्र की लड़ाई को आप आउटसोर्स मत कीजिए, हवन भजन मत कीजिए, गांधी की तरह सत्य के रास्ते पे चलिए, क्योंकि हमारे देश में सच बोलने का इकोसिस्टम नहीं है। इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और इस इकोसिस्टम को हमने नहीं बनने दिया है। जो भी जरा सा चलता है हम उसे पागल घोषित कर देते हैं। जो ईमानदार होता है, कोई कलेक्टर आ गया वो ऑनेस्टी से काम करता है, उसी के रिश्तेदार बोलेंगे पागल हो गया। ये दुनिया बदल देगा क्या? अब तक आप झूठ के साथ खड़े रहे हैं, कुछ साल तक सच के साथ खड़े होने का प्रयास तो कीजिए, हो जाएगा। वो राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी सुनाई जाती है कि वो बर्बाद हो गए, बने थे सत्यवादी चलने, पूरा परिवार तहस नहस हो गया, अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ये कहानी इस देश में सुनाई जाती है राजा हरिश्चंद्र के लिए की। पता है क्यों? क्योंकि आप हमेशा डरे रहे। और ये कहानी कौन सुनाता है पता है? जो पावर में होता है। गांधी ने ठीक इसका उल्टा किया। गांधी ने सत्य के साथ प्रयोग किया और सत्य
खुद प्रयोग किया, लेकिन उस सत्य को अधिकांश जनता का हथियार बना दिया। ये लो सत्य। आज सीबीआई और जेल के डर से हमारा अपोजिशन भी नहीं बोलता, और गांधी ने उस सत्य के दम पे लाखों लोगों को, अंग्रेजों की जो डर का सबसे बड़ा कारखाना था, अंग्रेजों का फैक्ट्री थी डर की, जेल, उसमें ले आकर भर दिया। गांधी ने कहा अपने भीतर जेल जाओ और अपने भीतर के डर से आज़ाद हो जाओ। इनके पास टैंक है, तोप है, अफसर हैं, कानून है, सेलुलर जेल है, सब है, लेकिन जिस दिन तुम जेल जाने के डर से आज़ाद हो जाओगे, बाकी आज़ादी मिल जाएगी। ये गांधी का सत्य था। गांधी ने इसी सत्य के लिए अपनी जिंदगी दी। वो कहते थे कि सत्य की खोज में क्रोध, स्वार्थ, घृणा आदि विकार स्वभावतः छूटते जाते हैं, अन्यथा सत्य की प्राप्ति असंभव ही हो जाए। सत्य की खोज में सफलता प्राप्त होने पर मनुष्य में प्रेम और घृणा, सुख और दुख आदि के द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है मनुष्य। और वो अपना पैमाना गांधी बनाते रहते हैं। आप देखेंगे कि गांधी अंतिम तक प्रयोग कर रहे हैं। वो हारते हैं। वो अपनी अहिंसा, जब भारत आज़ाद होता है तो जिस अहिंसा को लेकर वो 30 साल तक प्रयोग करते हैं, वो बिखर जाती है। एक किताब है सुधीर चंद्र की, गांधी एक असंभव संभावना। आप पढ़िएगा कि गांधी आखिरी वक्त में फिर अकेले खुद को जुटाते हैं। वो चाहते थे 125 साल जीना, लेकिन बाद में उनके जीने की इच्छा समाप्त होने लगती है और वो नोआखली चल देते हैं। तो जैसे आज ट्रोल होता है, वैसे ही तब होता था कि बापू आप पहले बिहार क्यों नहीं जाते हैं, बापू आप कलकत्ता में क्यों नहीं रुकते, आप हिंदुओं के यहाँ क्यों नहीं रुकते, आप मुसलमानों के यहाँ क्यों नहीं रुकते। तो दोनों तरफ के जो सांप्रदायिक लोग थे वो गांधी जी का ट्रोल करते हैं। लेकिन गांधी क्या करते हैं उस ट्रोल के बाद? कई बार हम लोग ट्रोल से डर जाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि गांधी क्या करते हैं। गांधी उस वक्त एक बात बताते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों हैवान बने हुए हैं, क्या इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो है, दोनों में से एक जानवर ना बने। जो निखिल डे कह रहे थे, आखिरी बात जो उनकी थी, उस बात को समझिए, दोनों में से एक जानवर ना बने। यही इसमें से निकलने का सीधा रास्ता है, ये गांधी ने कहा था। और वो पहचानते थे। जब ये ट्रोल के ज़रिए किसी की हत्या पर उत्सव मनाया जाने लगा, यहाँ वहाँ के तर्कों से सवाल किए जाने लगे, तो लोगों ने कहा कि हम तो ऐसे ही थे, भीतर से हम लोग सब कम्युनल थे, बाहर आ गए उसमें। तो बाहर कम्युनल आए तो ख़राब लगे, तो उसमें नेशनलिज्म थोड़ा सा ऊपर से डाल दो, उसमें मलाई। तब भी गांधी जी कहते हैं कि जो बहुत हिंसा होने लगती है, कि हम लाचारी से अहिंसक बने हुए थे, मगर हमारे दिल में तो हिंसा भरी हुई थी। अब जब अंग्रेज़ यहाँ से हट रहे हैं तो हम उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं। हम आज भी उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं। अपने भीतर की अहिंसा को पहचानिए, उसमें बहुत शक्तियाँ हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो इस मुल्क में बेपनाह मोहब्बत भर देंगी। इस मोहब्बत के सहारे आप कम रोटी खाकर भी मुस्कुराएंगे, जनरल क्लास में भी चलकर मुस्कुराएंगे। ये मोहब्बत नहीं रहेगी तो बुलेट ट्रेन में भी आप डरे रहेंगे कि कोई मुहर्रम या विसर्जन के समय पत्थर तो नहीं फेंक देगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल के कई इलाकों में तजिया और विसर्जन को लेकर दंगे भड़के हुए हैं। अखबारों में ये खबरें हैं। तो हमारे आपस के विश्वास को आप कम मत कीजिए। मीडिया जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, उसका एक ख़ास मकसद है। वो जब ये करता है तो उसकी जो जवाबदेही है, उससे वो खुद को मुक्त कर लेता है, और वो सरकार के साथ उसके पाले में बैठने का उसके पास एक मौका होता है। जब आज़ादी के समय में भी जो हमारे अखबार थे वो यही कर रहे थे। तो गांधी जी ने लिखा था कि क्यों नहीं आती हमारे अखबारों में ये चीज़ें इतनी गहरी चली गई हैं कि अपने पराये की सांप्रदायिक भावना, सांप्रदायिक अलगाव, जिसे विभाजन के बाद राष्ट्रवाद ने पैना कर दिया कि हमारे अखबार हमारी अपनी करतूतें नहीं छापेंगे। हम अपनी करतूतें नहीं छापते, अपनी हिंसा को नहीं पहचानते, दूसरे की हिंसा को पहचान रहे हैं, और ये सब झूठ के आधार पर हो रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को समझेंगे। हम जिस मीडियम से आते हैं
उस मीडियम में घुन लग गया है, तरह तरह के तर्क ढूंढ रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस 3 साल में हमारे न्यूज़ एंकरों ने, अखबारों ने आम लोगों का, जिससे आप पैसा देते हैं, आपके सवाल नहीं उठाए, बल्कि किसी का प्रोपेगेंडा आपके ऊपर थोपा है, वो भी आधा अधूरा थोपा है और आपको हिंसक बनाया है। और इस हिंसक बनाने से पहले एक बदलाव ये आया है कि पहले हिंसा के वक्त राजनीतिक दल अपनी भीड़ लेकर आते थे, आज आप भीड़ बन गए हैं। आपको ऑटो मोशन पे डाल दिया गया है। कब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अफवाहों के ज़रिए एक तीली जलती है और आप खूनी दस्ते में बदल जाते हैं और किसी को घेर कर मार देते हैं, और जब आप मार कर घर लौटते हैं तो टीवी और ट्विटर पर बैठकर कुछ लोग इस हत्या को जायज़ इस रूप में ठहराते हैं कि तब तुम कहाँ थे, तब तुम कहाँ थे, तब तुम कहाँ थे। ये आज ही ऐसी हत्या तो 84 में भी हुई थी, ऐसी हत्या तो 82 में भी हुई थी, आज आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका एक असर होगा। ये जो सोसाइटी के भीतर क्राउड बनाने की जो क्षमता विकसित हुई है, ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसकी चपेट में आपके बच्चे आ सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि व्हाट्सएप देखते देखते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र, आपका बेटा या बेटी, कब किसी का खून करके घर आ गया है। उसे कोई बचा लेगा, लेकिन ज़िंदगी भर आप इस झूठ से भागते हुए रहेंगे कि सरकार तो बचा लेगी आपको। जैसे पहलू खान की हत्या में किसी का पता नहीं चला, अखलाक की हत्या, इतनी बहस हुई, और भी हत्याएं होती हैं इस देश में जिसका भी पता नहीं चलता, पर जिन हत्याओं पे इतनी बहस हुई उनका भी पता नहीं चला। इसीलिए मैं कहता हूँ सिस्टम की मांग कीजिए। ये सिस्टम आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और ये जो डिज़ाइन है मीडिया को ख़रीदने का और इसके ज़रिए कंट्रोल करने का, ये डिज़ाइन अभी आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे, लेकिन मैं भीतर से हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। मैं टीवी नहीं देखता, और आज से नहीं, 2010 में ही समझ गया था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए कहना शुरू करो। टीवी में काम करते हुए, छोड़ने के बाद नहीं कहा, काम करते हुए लिखा कि टीवी मत देखो, क्योंकि ये टीवी लोकतंत्र का हथियार नहीं है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का ज़रिया है। ये जो एंकर है, इसका स्टेक डेमोक्रेसी में नहीं है, इसका स्टेक एक नेता में है, एक नेता के प्रोपेगेंडा में है, और वो आपको झूठे झूठे मसलों में आपको भटका रहा है। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती है, पर याद रखिएगा तो आने वाले समय में जो मैं बोल के जा रहा हूँ उसका हिसाब कर लीजिएगा। थैंक यू। Ravish ji, thank you for this very, very inspiring and motivating talk. हम आपको बता रहे हैं, हम डरेंगे नहीं और हम बोलते रहेंगे। Ravish ji will be happy to take some questions from you. Yes, the second row, this gentleman, I'll give you a chance. मुझे खुशी है कि आपको माइक मिली है ना, क्योंकि आप निखिल से सवाल नहीं कर पाए थे मेरे ख्याल से। चलिए मुझसे कर लीजिए। बस छोटी सी 3 क्वेश्चन है मेरे पास। 3 छोटी सी तो 3 नहीं, 1। हाँ ठीक है, एक ही में कर देता हूँ। हाँ सर, किसी प्रत्येक न्यूज़ चैनल का न्यूज़ एंकर बनने पर वो चैनल ओनर्स का इस न्यूज़ एंकर की न्यूज़ जो डिलीवरी होता है उस पर कितना असर होता है, कितना प्रभाव होता है? जैसे कि कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसको कैसे डील किया जाता है कि आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो फिर कुछ और स्क्रिप्ट टाइप का है। दूसरा है कि अपने सरकारी न्यूज़ चैनल जो है जैसे दूरदर्शन, उनकी इतनी दुर्दशा क्यों है? तीसरा क्वेश्चन है कि आपके साथी पत्रकार सीधा सीधे अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं हर किसी के पास कुछ खूबियाँ होती हैं, तो फिर आपको अर्नब गोस्वामी जी में क्या खूबियाँ नज़र आती हैं या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियाँ बताऊँगा, ठीक है। तो ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियाँ नज़र आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। पर आपका पहला सवाल उसको ठीक से फ्रेम नहीं हुआ, पर वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए, टेलीविज़न में एक प्रोसेस के तहत रिपोर्टिंग को ख़त्म किया गया, ठीक। जब 150 रिपोर्टर होते हैं तो कब किसके हाथ कौन सी सूचना लग जाएगी किसी को पता नहीं होता था। तो कुछ खबरें दब भी जाती थी यहाँ, तो वहाँ से निकल आती थी, कोई इधर से कोई उधर से, खबरें टहलती थीं लोकतंत्र में।
लेकिन रिपोर्टर को हटा दिया गया और न्यूज़ रूम में एक स्टार सिस्टम लाया गया जिसका बेनिफिशियरी मैं भी हूं। तो जब ये 4-5 हो गए तो पावर के लिए इनको कंट्रोल करना आसान हो गया। मेहनत कम हो गई ना, मेहनत कम हो गई, इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई कि यहां से हटेंगे तो कहां जाएंगे। तो उस कुर्सी को बचाने के लिए वो लगातार पावर से बैलेंस करते हैं। तो जैसे ही लगेगा कि कोई नेता 20 साल तक नहीं हारने वाला है, उस हफ्ते आप उस एंकर की देखेंगे जुबान बदल जाएगा। जैसे ही लगेगा कि ये नेता लगता है कि अगले साल हार सकता है, तो उसकी जुबान बदलने लगती है कि वो दिन रात अपना एक बैलेंस खोज रहा है और वो खुद ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये आसान है। तो यही हुआ है कि पिछले 10 साल में टीवी चैनलों से रिपोर्टिंग ख़त्म कर दी गई है। अब किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सबके पास परसेप्शन है, जो बहुत आसान है करना। एक टाई और एक कोट की ज़रूरत है और रात में 1 घंटा समय की ज़रूरत है। आप इस मुल्क को बिना कुछ किए बर्बाद कर सकते हैं। One question here and I'll come back to you. I'm sorry, many questions. One hand here and then. थैंक यू, Go ahead, short question. थैंक यू रवीश जी। जो एक नाम 350 किलोमीटर से मुझे यहाँ खींच के लाया है। 350 किलोमीटर से? जी। थैंक यू। तो मेरा सवाल ये है रवीश जी, कुछ लोग ऐसा, मेरे हिसाब से, मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। माइक में बोलिए ज़रा, माइक पास लीजिए। तो मेरा सवाल ये है रवीश जी, कहाँ हम वो लोगों के गेम में घूम तो नहीं जा रहे हैं जो लोग गांधी को बनिया के कम्युनिटी में और अंबेडकर ने तो सबको राइट दिए हैं, अंबेडकर को सिर्फ दलित तक रिस्ट्रिक्ट करने में, गांधी को बनिया तक रिस्ट्रिक्ट करने में, सरदार जी को पटेलों तक रिस्ट्रिक्ट करने में, जब उनके गेम के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो नहीं हो रहे हम ऐसे गुमशुदा तो नहीं हो रहे उनके गेम में। इसका जवाब यही है कि आप गांधी को भी अपना बना लीजिए, अंबेडकर को भी अपना बना लीजिए और पटेल को भी अपना बना लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ। तो हम सब सारा इतिहास भी अगर वही उन्हीं को तय करने दीजिएगा, वो वर्तमान तो संभाल नहीं पा रहे, इतिहास भी बदल देंगे। कमाल है। मतलब अरे पढ़ने बैठेंगे ना इतिहास, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो 5 साल में कोर्स पूरा नहीं होता है। मूर्ति बना देने से आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं हो जाते। मूर्ति बनाना एक तरह से वो गोल्डन गाइड है, कुंजी बनाना है, वो धोखा देना। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी इतिहास की क्लास में जाते हैं तो कुंजी पढ़ के पास करते हैं, तो नेता जब पब्लिक में आता है तो उसे लगता है, उसे बताना पड़ता है कि वो इतिहास का भी विद्यार्थी है, तो वो कुंजी के रूप में मूर्ति बनवा देता है। कहता है कि हम जयंती सुबह सुबह व्हाट्सएप पे कर देता है, ये महापुरुषों को प्रणाम, ये महापुरुषों को प्रणाम, और काम किसी भी महापुरुष से उसके मिलते हुए नहीं नजर आते। आप बताइए किसके काम को किस महापुरुष से मिलते नजर आते हैं? वो तो ये बात है। शुक्रिया रवि जी, थैंक यू। और एक और बात है कि हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं हो सकता है जी। The lady here, third हम कोई row. रिजर्व बैंक नहीं है कि 8 महीने बाद झूठ बोलेंगे। किधर? यस The मैम। lady here. हाँ, रवीश जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि टीवी मत देखें, और जो सोशल मीडिया पे हमने देखा है फेक न्यूज़, जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी आप जिक्र करते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि हम जानकारी कैसे हासिल करें और एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो? जैसे हम लोग यहाँ ये बड़ा संघर्ष है। बता रहे थे ना, सूचना का अधिकार के लिए लड़िए। अब का जो टेलीविजन है, आपको मीडिया के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो पत्रकार अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी कर रहे हैं, आपको उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि क्या इसे सरकार आसानी से इसकी दुकान बंद कर सकती है। आपको किसी भी सरकार का सबसे अच्छा मूल्यांकन पता है क्या है? पैमाना। पहला पैमाना क्या होना चाहिए कि उसके दौर में मीडिया आजाद था कि गुलाम था। अगर गुलाम था तो उसका कोई भी काम अच्छा नहीं, अगर मीडिया आजाद था तो उसके बहुत से काम अच्छे हो सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, नई पीढ़ी के सहाफियों के लिए, नई पीढ़ी के जर्नलिस्टों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? जीवन को थोड़ा क्लीन रखिए, साफ सुथरा। महिलाओं का थोड़ा सम्मान कीजिए, दहेज मत लीजिए, ये सबसे आसान काम है। अगर आप राष्ट्र में कोई योगदान करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो सिंपल सा तरीका है, माँ बाप के सामने इतना कह दीजिए कि थैंक यू, दहेज लेके शादी नहीं करेंगे, बस हो गया। बाकी जीवन भर कुछ ना भी करें,
तो भी आप सोसाइटी को बहुत कुछ दे के चले जाएंगे, इतना तो कर लीजिए। वो नहीं करेंगे तो फिर अंत में पहुंच के लोकप्रिय हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कुकर के ऐड के लायक लोकप्रिय हो जाएंगे। बहुत सारे लोग वो वाटर प्यूरिफायर के भी ऐड देते हैं एमपी बनने के बाद, वो हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात का असर नहीं होगा सर, वो लिख नहीं पाएंगे, वो फन, वो जादू, वो सब गायब हो जाएगा। रवीश जी, मेरे बहुत दो सिंपल क्वेश्चंस है। एक तो आपको क्या ये लग रहा है ये जो क्राइसिस है ये महज 3 साल का क्राइसिस नहीं, ये है? 3 साल का नहीं है, कभी भी नहीं। कहीं नहीं। ये तो नहीं है कि प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी जो मीडिया ने शायद फॉलो मैंने कहा ना कि मैं 2010 से टीवी देखना बंद कर दिया था। वो 2014 के 4 साल पहले की बात है। तो प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी का एब्सेंस क्या एक वजह है जो क्राइसिस है आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मीडिया को देखिए, लेकर? मेरी नजर में क्राइसिस है, पर वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। क्राइसिस आपके लिए है, मीडिया के लिए क्राइसिस नहीं है। मीडिया को अब काम नहीं करना पड़ रहा है, ऐड ही ऐड मिल रहा है सरकार के यहाँ से, सबके यहाँ से। जिसके यहाँ खबर के नाम पे कुछ भी नहीं, उसको सरकार सबसे ज्यादा ऐड देती है। जिसके यहाँ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा, उसी के यहाँ सबसे ज्यादा सरकार का ऐड है। और आप देख रहे हैं, आपको फर्क नहीं पता चलता। आप वो ऐड जो है सरकार का, वो आपकी जेब से बन के जाता है। तो एक अच्छे मीडिया के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। वो लोग मौज कर रहे हैं सर, उनको तो कोट साफ करने के 250 सर्फ भी खर्च नहीं होते, क्योंकि कोट गंदा नहीं होता एसी में। इतना टेम्परेचर होता है कि आप उस कोट को 4-4 महीने पहन के एंकरिंग कर सकते हैं। बाल ही तो बढ़ाने हैं, बाल कटाने हैं, बाल घटाने हैं, यही तो करना है। और क्या करना है? फिर रात में आके आपका खून बढ़ाना है, बीपी बढ़ाना है, यही तो करना है। सर, दूसरा सवाल यह, राहुल पंडिता ने एक आर्टिकल लिखा, हाँ। इनसाइड हेट मोदी इंडस्ट्री, इस पे आपका क्या विचार? ऐसा तो कोई उद्योग आपको नजर आता है तो बता दीजिए, हम वहीं चले जाते हैं। देखिए, इसमें एक समस्या है। ठीक है कि जरूर एक नेता जब होता है तो उसके 2 पक्ष होते हैं। ये बहुत चालाक विवरण है कि कोई हेट मोदी इंडस्ट्री है। असल में इंडस्ट्री है, मगर वो प्रो मोदी इंडस्ट्री है। आपको क्या लगता है कि जो रिसोर्स आईटी सेल वालों के पास है, उनके सपोर्टर के पास है, वो दूसरों के पास भी है? क्या उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि 90% मीडिया जो है प्रो मोदी इंडस्ट्री है? लिखा था उसमें? नहीं ना। तो 90% का मुकाबला 1% के विचलन से तो आप नहीं कर सकते। मगर उनकी बात इस हद तक ठीक है कि मीडिया का जो बंटवारा हो गया है, ऑब्जेक्टिविटी की जो हत्या हुई है, वो नुकसानदेह है। और उसमें बड़ी भूमिका इस वक्त, पहली भूमिका तो जिनको वो कह रहे हैं कि हेट मोदी इंडस्ट्री है, क्योंकि 2014 से पहले उनकी थी, लेकिन इस वक्त वो प्रो मोदी इंडस्ट्री की है, हेट ऑपोजिशन इंडस्ट्री की है, हेट क्वेश्चन इंडस्ट्री की है, हेट फ्री स्पीच इंडस्ट्री की है। ये सब बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। There's one gentleman whose hand has been up जो for the last पावर half में an बैठा hour. है उसे आप विक्टिम के रूप में पेश कर रहे हैं। कमाल है साहब। जो पावरलेस है वो क्या है? अंग्रेजी वैसे कम जानता हूं, जितना समझा उसी के आधार पर बताया। मैं हिंदी में ज़्यादा नहीं बोल सकता, मगर अंग्रेजी सर में प्लीज बोलूंगा। अंग्रेजी में। यस सर। Creating employment in India when 10 million or more unemployed are coming into the market, job market every year, especially with land bill making land acquisition very difficult, and also government putting so many restrictions. Do you have any solutions for this? And also Mr. Pai, if he is still in the audience, I would like him to respond because he is a public policy expert. Thank you. सर इसका जवाब जब मैं वोट मांगने में नहीं है। हाँ, नितिन गडकरी के मंत्रालय को दिक्कत हो सकती है कि उनके कुछ रोड प्रोजेक्ट्स इसकी वजह से अटके हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो फैक्ट्रियां हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे हैं, उसके लिए लैंड एक्विजिशन जिम्मेदार नहीं है। और जब आप, अब तो पता चल रहा है कि 27-28 इंडस्ट्रियलिस्ट को 10 लाख 15 लाख करोड़ का बैंक का कर्जा उन पर लदा हुआ है, तो इसका मतलब पैसा है आपके पास कि आप किसानों को उनके वाजिब दाम दे सकें, वो तो देना पड़ेगा। और ये लैंड एक्विजिशन की समस्या इसीलिए है कि आप वाजिब दाम नहीं देना चाहते, उनकी मर्जी को आप शामिल नहीं करना चाहते। अगर आप उनकी मर्जी को शामिल कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे हम कब तक भागेंगे?
आप जो निखिल के भाषण का सार है वो यही है कि हम और आप कम से कम सहमति के रास्ते की तरफ तो बढ़ें, उससे पहले असहमतियों का सम्मान तो करें, डिसएग्रीमेंट का सम्मान तो करें, डिसेंट को पहचाने तो, वरना हम नहीं कर पाएंगे। ये लैंड एक्विजिशन की वजह से नौकरियां नहीं हैं, बहुत सारे और इकोनॉमिक डिसीजंस हैं। मुझे लगता है सर कि जितना मैंने 2014 के बाद आर्थिक चीज़ों को गहराई से देखा है, मुझे लगता है, मैं उसका ऑथराइज्ड नहीं हूँ, मुझे लगता है कि हम जिस व्यवस्था के रास्ते पे चल रहे हैं उसमें अब और संभावनाएं नहीं बची हैं। आप पूछेंगे कि दूसरी संभावनाएं क्या हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे नज़र में आ रहा है कि उसमें संभावनाएं नहीं हैं। आप वो फ्लाईओवर के बाद मोनोरेल, मोनोरेल के बाद मेट्रो, मेट्रो के बाद बुलेट करते रह जाइए, लेकिन संभावनाएं जो रोज़गार की है मुझे नज़र नहीं आती हैं सर। तरह की जो तब्दीली देखते नहीं, हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। नागरिक अधिकार क्यों कहा गया है? वो सिर्फ आप अर्जी देकर सरकार से ही ना लें, बल्कि आप अखबार और मीडिया से भी डिमांड करें कि आप जो सूचना दे रहे हैं वो सही हो। फेक न्यूज़ देखिए, altnews.in, ये बूम लाइव आए या SM होक्स लेयर आए, ये सब क्या है? देखिए, इनको देख के भी आपको चिंता करनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम क्या है। वो सही सूचनाओं का पता करे, लेकिन वो गलत सूचना छापने में लगा हुआ है, और सही सूचना का वो पता करने का काम जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसने आउटसोर्स कर दिया कि भाई प्रतीक तुम देखो, एक्सपोज कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो हमें कोई चिंता नहीं, हम तो जो मिला छाप देते हैं। तो वो ठीक नहीं है। तो सच बोलने की, सच पता करने की, ये कोई आसान चीज़ नहीं है सर कि आप सुबह उठेंगे और आपको सपने में आ जाएगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और सारी कीमत आप मेरे ही ऊपर डाल देंगे तब तो फिर तो चुटकी में गायब ही कर देंगे, मुझे करने ही वाले हैं। जब गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उन्हें किसी ने एडवाइस किया था कि आप पहले इंडिया को जानिए, तो उन्होंने पूरी इंडिया को छापा, पूरी इंडिया को ट्रैवल किया था। सबसे लो 3rd क्लास ट्रेन में ट्रैवल करके उन्होंने पीपल के कल्चर को समझा, कहाँ के पीपल कैसे हैं। और नहीं, ये जानने के लिए हमारे नेता प्राइवेट जेट से जाते तो हैं। हाँ, प्राइवेट जेट से जाते तो है, लेकिन क्या हमारे एक्टिविस्ट जो है सिर्फ एक एरिया को एक एरिया को रह जा रहे हैं, लेकिन या पूरे देश को जाकर वो दे रहे हैं। और ऐसे एक संस्था बन रही है एक्टिविस्टों की जिनको बैलेंस्ड आउटलुक है, जैसे कि आज के स्पीकर्स को है। और अगर ऐसा सिस्टम आना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए इसका जवाब ये है कि अगर आपका मतलब निखिल डे से है तो वो जिस एरिया में काम करते हैं जाहिर है कि उसी तक सीमित रहेंगे, और बेहतर है कि वो उस तक सीमित रहें। पर उन पे ये जिम्मेदारी ना डालें कि आप बंगाल के प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी बोलें। वहाँ पे समझने वालों के लिए वहाँ के भी लोग हैं। अभी जैसे मैं 227वां वक्ता हूँ, तो अगर मंथन को आप कामयाब इसी तरह से बनाते रहेंगे तो उन सब जगहों से भी लोग आएंगे और आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो जो एक्टिविस्ट आया है वो अपने जीवन का, अपने इलाके का अनुभव लेकर आया है, तो उसे आप सुनिए, उससे आप उस पर आप ये बोझ मत डालिए कि उसके पास पूरे भारत का अनुभव क्यों नहीं है। हेलो रवीश जी। हाँ, मैं देख रहा हूँ। एक सेकंड जी, कौड़ियों से करोड़पति तक, वो 14 अप्रैल के दिन अंबेडकर जयंती, और वो सिटी लाइट को जो बस रहो बंसल मेहता, तो ये रवीश कुमार अभी हमको होना, वो रवीश कुमार कहीं तो भी गुम हो गया ऐसा। वो इधर सामने खड़ा है। नहीं, वो कहीं तो भी गुम हो गया लग रहा है। कैसे हो जाएगा? ऐसे भीड़ को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, जो भीड़ ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो मेरा काम है बोलना जो मुझे मेरे हिसाब से सही लगता है। भीड़ ने कान बंद कर लिए हैं या आंखों पे पट्टी बांध ली है, ये मेरी चिंता का कारण नहीं है। पर सर, वो मैं वहां तक चिंता करूंगा कि किसी के कहने पे भीड़ मुझे मारने आ रही है, तब मैं चिंता करूंगा। जब तक नहीं आ रही है, मुझे बोलने दिया जाता है, मैं उनके नहीं सुनने के अधिकार का भी सम्मान करता हूँ कि हाँ, वो मुझे नहीं सुनना चाहते, ज़रूर वो मुझे नहीं पसंद करते होंगे, तो हो सकता है कि मेरी बात अच्छी नहीं हो, और इसका मुझे सम्मान करना चाहिए। बहुत बारिश हो रही है बाहर। एक यहाँ से वन क्वेश्चन हियर। रवीश सर, यहाँ हेलो सर, अभी आपकी बात की एंड में आप एक इशारा दे रहे थे, इन्वेंटो दे रहे थे कि कॉरपोरेट मीडिया खरीद रही, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम काम करेंगे। एक अफवाह ये फैली हुई कि एनडीटीवी को बीजेपी के कोई लोगों ने खरीद लिया है, तो अगर ये अफवाह सही है
तो रवि जी ये नेक्स्ट तो स्टेप एनडीटीवी वाले बताएंगे ना, मैं वहाँ काम करता हूँ, कंपनी थोड़ी चलाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप अगर सच है तो क्या नया चैनल या नेक्स्ट चैनल क्या रहेंगे? नहीं, मैं चैनल नहीं चला सकता भाई। मुझे पढ़ने का काम, लिखने का काम दे दो, मैं वही कर सकता हूँ। नए चैनल में जाएंगे आप? उतना नहीं आ सकता। ओके, थैंक यू। जोर से बोल दीजिए वहां से। कौन रखेगा हमको यार, बड़ा मुश्किल है हमको रखना। Hello sir, sorry for asking such questions sir. If something happens to you, who will be responsible? अरे यार ये सब मत पूछो, बुरी बुरी बातें यार, अच्छी अच्छी बातें कहो। क्या है यार, कुछ नहीं होगा आपके रहते हुए। और क्या, आप नहीं हैं क्या? मेरे होने से पहले आपको कुछ हो जाएगा ये समझिए, और जब तक आपको कुछ नहीं होगा हमको कुछ नहीं होगा। आप बोलिए, आपके पास है। हाँ। हेलो रवि जी, मेरा एक सवाल था कि अगर मीडिया को अगर कोई, जैसे कि आज के ज़माने में चल रहा है कि 95% मोर देन 95% ऑफ द मीडिया वो फेक न्यूज़ या झूठी न्यूज़ को जो फैला रही है, तो हमारे पास पैमाना क्या रहेगा कि हम उसको तय कर पाएँ? क्योंकि अभी हम जैसे कोई एक न्यूज़ हो गई कि यूपी में कहीं एक गांव में इधर कुछ भी हुआ, तो हम वहाँ पे जाके तो हर चीज़ को जांच नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अंत में उनका पावर कम नहीं समझना चाहिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। अभी यूपी में ही कैराना को लेकर जिस तरह से खेल खेला गया, भयानक था वो, झूठी सूचनाओं के आधार पे। बहुत मुश्किल है, लेकिन हम डिमांड तो करें कम से कम कि आप क्या दिखाते हैं। लेकिन वो पैमाना क्या रहेगा? आप पैमाना तो आप बंद कर दीजिए, वो अखबार जो ऐसा करता है। आप दूसरा अखबार ले लीजिए, अगले महीने तीसरा अखबार ले लीजिए। लेकिन हमारे पास तो पैमाना नहीं है कि हम डिसाइड कैसे कर पाएं। यही पैमाना है। आप लगातार देखिए, बिना संघर्ष के ये चीज आएगा नहीं। और देखिए, फेक न्यूज के भी बड़े सारे ग्रेड हैं। एक तो जो सीधा सीधा फेक न्यूज है, एक वो है कि जो खबर अब एक तरह से सही है, जैसे सुनंदा पुष्कर वाली खबर, ठीक, तो वो खबर सही होगी, लेकिन आप घेर किसको रहे हैं? जो आरोपी है। अरे भाई 4 साल 3 साल हो गया, पुलिस वाले से पूछोगे ना कि जो उसका अभियुक्त है, एक ही चैनल के 4 माइक घूम रहे थे, मैंने वीडियो में देखा कि देखिए वो किस तरह से एक एक ट्रोल है। एक टीवी चैनल भी आपके पीछे ट्रोल बनकर आ सकता है कि 4 माइक, एक ही तरह का माइक लिए एक सांसद को घेर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो ट्रोल बन रहे हैं ना, हम भी बन जा रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया में, जो नहीं बनना है। ये इस भाषा को, आज स्वच्छता अभियान का दिवस है, अगर इस भाषा को, इस टेंडेंसी को अगर हम नहीं मिटाएंगे तो कोई भी इसमें मारा जाएगा। सोचिए कितना भयावह है कि आपके आसपास 10 माइक हों और 10 एक चैनल के हों। कोई ऐसी डरावनी फिल्म देखी है? नहीं देखी ना? घर जाके यूट्यूब पे देखना, आपको डर लगेगा। तो वो सवाल किससे करना चाहिए था? पुलिस कमिश्नर से करना चाहिए था। जो जांच कर रहा है उससे करना चाहिए था कि तुम क्या जांच कर रहे हो अब तक। अरेस्ट करो ना, अगर कोई ऐसा किया तो अरेस्ट करो। उसी अभियुक्त से आप जा रहे हैं पूछने के लिए, कोर्ट तो नहीं है ना। जी, यस मैम। रवि जी, थैंक यू सो मच। आपको मैं रेगुलरली टीवी पे भी देखता हूँ, एंड यू आर वन ऑफ दोज फ्यू जर्नलिस्ट जिसको फॉलो करने का मन करता है और करता हूँ। आपने फिलहाल कुछ समय पहले पोइट्री भी लिखी दिल्ली को और राशि को लेके। आफ्टर सीरियस डिबेट उससे एंड करेंगे तो अच्छा लगेगा। लिख के नहीं लाए यार, याद नहीं रहता है, मतलब मेरे पास है नहीं कुछ। सर मैं मोबाइल है, सुना सकता हूँ। प्लीज आप फोन देख लीजिए। हाँ जी, आलोक जी। एक बार दिखाई नहीं दिए लंबे समय तक, तो मैंने आपको ईमेल लिखा, तो आपने जवाब दिया कि आलोक जी मैं गांव पे हूँ और मैं खैरियत से हूँ। मुझे डर लगा था कि पता नहीं आप खैरियत से कि हैं कि नहीं हैं। कई साल पहले की बात है ये। और आपने रोहित वेमुला का जिक्र किया और कहा कि शहर को खड़ा होना चाहिए था। मैंने अपूर्वानंद जी से आपका मोबाइल नंबर मांगा, उन्होंने दिया नहीं। तो पुराने ईमेल पर मैंने आपको ईमेल लिखा, और आप जरा मेरी तरफ देखने की कृपा करें। सुन रहा हूं। प्राइम टाइम के दिनों में आपने कई बार मेरा नाम लिया। हाँ। मैं ही वो चीफ प्रॉक्टर हूं आलोक पांडे, जिसने रोहित वेमुला को सजा दी थी। अच्छा। और मैंने आपसे बार बार ईमेल पे लिखा कि कृपया मुझसे भी बात कर लीजिए, मेरे पास भी कुछ बोलने को है। क्योंकि जिस सच को खोजने की आप बात कर रहे हैं, जो आसानी से नहीं मिलता, उसको तो खोजना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा मुझसे भी तो सुन लीजिए, मेरे पास भी तो कुछ चीजें हैं। पर आपने मेरे उस ईमेल का कभी कोई जवाब नहीं दिया। खैरियत वाले ईमेल का जवाब दिया था। उस दिन के बाद से मैं अभी भी आपका सम्मान करता हूं, पर वो थोड़ा कम हो गया। मुझे याद नहीं आ रहा, और इसका मुझे दुख है। हाँ जी, ओके। मैं आपसे उम्मीद करता था कि मैं लेकिन आपको जवाब देता हूं उमर से बात करके। मैं इसको
आप प्लीज मुझसे बात करें। हाँ, हाँ, और जरूर। हो पाए जरूर तो जरूर। एक बार पुनः आप रोहित वेमुला पे कार्यक्रम करें कि दुनिया को पूरा सच तो पता चले। एकदम। शुक्रिया। मैं कैसे यहाँ से ले आऊँ, इसमें तो कहीं मिलता नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मीडिया की आज़ादी के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द देखिए वे? क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो नहीं। सतर्क रहिए, मतलब थोड़ा तो सतर्क रहिए कि ये जो डिबेट हो रहा है उस डिबेट के हिसाब से सही में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा तो सतर्क रहेंगे ना, थोड़ा तो हम अपना दिमाग लगाएंगे ना कि रोज जाके उस तरह से कंज्यूम करते रहेंगे। कितना जो फियरलेस कितना बोलने के लिए है, जो लोग फियरलेसली फाइट भी करते हैं फिर भी वो चुप हो जाते हैं क्यों? दूसरा बोलने आ जाता है फिर। And really the last question now. मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कहाँ, आपने फंसा दिया मुझे। मैं आलोक जी का भी सवाल नहीं समझ पाया। और सर दीजिए मैं पढ़ देता हूँ। सर एक छोटा सा सवाल है सर। जी मिल गया है तो पढ़ देते हैं। ओके आप पढ़ लीजिए उसके बाद में सर। इसमें लड़का कह रहा है, मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। लड़की कहती है, हाँ जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। साउथ एक्स दिल्ली का बड़ा हिप इलाका है और करावल नगर यमुना पार का इलाका है, वर्किंग क्लास इलाका है। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। हाँ जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। चुप करो, तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। हमें लगता है ना कि दिल्ली में है तो सब दिल्ली है और कोई वैरायटी नहीं है। चुप करो, तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। अब फोन भी आ रहा है इसमें यार। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूं और मैं मेट्रो सी। हाँ जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूं। चुप करो, तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा तो मैं साउथ एक्स कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने, ये 12 पुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथ एक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। सर एक लास्ट खत्म। सवाल। जी सर। सर आज जो चैनल्स पे लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हैं तो इनको जो लेके आके बिठाते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि ये देखा गया इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ये देखा गया है सर कि जो लोग बैठ रहे हैं कुछ लोग तो ऐसी नफरत की बातें करते हैं, कुछ लोग तो एक धर्म के खिलाफ सीधा माने कि इंसल्टिंग बात करते हैं, कुछ लोग तो ये जो इनका जो क्राइटेरिया है तो ये किस क्राइटेरिया पे आके बैठ रहे हैं? कोई क्राइटेरिया नहीं है। और हर टीवी चैनल के नीचे जब बताता है कि इफ यू हैव सम कंप्लेंट्स प्लीज कंप्लेंट टू ब्रॉडकास्टिंग सो एंड सो, तो इसको कंप्लेंट करने के बाद कोई एक्शन क्यों नहीं होता सर? आपको क्या लगता है इस पे? कभी कभी एक्शन होता है, मतलब आपको कहा जाता है कि आपने ये गलती की है तो हम लोग कई बार बोल देते हैं, वो जेन्युइन मिस्टेक्स है। लेकिन ये जो परसेप्शन जो है ना, जो एडिटोरियल वाला है, तो उसमें कोई तरीका नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करे। और अगर आप उनके प्रदर्शन को देखेंगे जो NBSA है, जो जहाँ भेजा जाता है, बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि बहुत से चैनल उनकी बातों को मानते भी नहीं हैं। कई बार कह देते हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो वो कोई लागू नहीं है, पर उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर आप भेजते रहिए तो कम से कम जो लोग मेरे खिलाफ भेजते हैं वो नोटिस तो आ जाता है, तो इससे पता चलता है कि जनता सतर्क है। तो चलिए, और कहीं और नहीं तो मेरे पर एक्सरसाइज कर लीजिए, पर प्रैक्टिस में रहिए लगातार। देखिए, सिस्टम इंस्टीट्यूशन की डिमांड अगर हम नहीं करेंगे ना तो हम इसी तरह से हर चुनाव के बाद इसी मोड़ पर रहेंगे। किसी के जीतने हारने से हमें फर्क क्यों पड़ता है? पता है क्यों? क्योंकि सिस्टम पे हमारा ट्रस्ट नहीं है। हम छोटी छोटी बातों के लिए अपना ट्रस्ट किसी पार्टी में ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी भी जान छोड़िए, उन लोगों को बहुमत मिला, उनको काम करने दीजिए।
पर क्या करें, वो उनको सिस्टम बनाना चाहिए ना जिससे हम अपना न्याय हम जाके सिस्टम से मांग लें। तो हर चीज़ का एक्सपेक्टेशन अगर हम उनके दरवाजे पर बैठेंगे, जिनका काम पॉलिसी बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो यही सब ओपिनियन मैनेज करने में हर कोई लगा रहेगा। तो बेहतर है कि जो बुनियादी काम है आप सिस्टम की तरफ लौटिए और मांगिए व्यवस्था जो अच्छी हो, जो आपके हिसाब से हो, जो आपके लिए हो। नेता मिल जाएंगे, जो नेता हैं वो बहुत ख़राब नहीं हैं, अच्छे भी हैं, इतना भी बुरा हाल नहीं है हमारे राजनीतिक दलों का। लेकिन जब सिस्टम ही नहीं रहेगा तो कोई भी अच्छा नेता वहाँ पहुँच के फेल ही करेगा और अंत में अपने आप को फेल होने से बचाने के लिए वो सिस्टम को मैनिपुलेट करने लगेगा। तो आप ये डिमांड कीजिए कि आपका शहर का जो एसपी है वो पुलिस लॉ के हिसाब से निष्पक्ष रूप से काम करे, जो कलेक्टर है वो निष्पक्ष रूप से काम करे। उसका अगर पॉलिटिकल ट्रांसफ़र होता है तो आप चौकस रहिए, आप डीएम एसपी का साथ दीजिए। तो आप अगर सिस्टम का साथ नहीं, उनका भी साथ देना है, उनसे डिमांड भी करना है। तो अगर आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी में नागरिक बनना, सिटीजन बनना इतना आसान है, तो भाई साहब इतना आसान नहीं है। वोटर बनना आईआईटी के इम्तहान से ज़्यादा मुश्किल तैयारी है। बहुत लोग सोचते हैं ये फोकट का काम है, चले गए 80% में गिना गया, वोट दे के आ गया, फोटो आ गया जी हमने लोकतंत्र के लिए वोट दिया है। ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप देखिए कि आपके नेता कितनी मेहनत करते हैं। हम अपने नेताओं का ऐसे मजाक उड़ा देते हैं, पर वो हमसे 10 गुना ब्रिलियंट प्राणी होते हैं वो, पर वो अच्छा होता है, वो सकारात्मक उनकी ऊर्जा उसमें लगती। तो Thank you very much, Ravish ji. You'll miss your flight now. Thank you so much for being with us.